वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। जी हां, यही वो बिल है जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। देश की संसद में इसकी जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ रही है। 1 बजे आज इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया। उसके बाद सरकार की तरफ से तमाम तर्क दिए गए, विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया। गर्मा गर्म बहस हुई और हालात ऐसे बने कि आखिरकार ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया यह बिल। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। करीब 2.5 घंटे तक सदन में गर्मागर्म बहस हुई। This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और फिर करीब 3:30 बजे सरकार ने इस बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला लिया। जब हम छुप के कोई गलत काम करते हैं तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे। असल में हुआ ये कि विपक्ष तो बिल के विरोध में खड़ा हो ही गया था। सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है। सरकार की सहयोगी टीडीपी और एलजेपी ने भी बिल का समर्थन तो किया, लेकिन लगे हाथ सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जिक्र भी कर दिया। हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग को आगे ले जाने की बात करता है और इस बार भी हम बिल के समर्थन में। पर हाँ, अगर इस बिल को सरकार जिस भी कमेटी में अगर वाइडर कंसल्टेशन के लिए भेजेगी, हमें उसमें कोई आपत्ति। यानी बिल के प्रारूप से सहमत है, लेकिन आप चाहते हैं कि और चर्चा हो तो बेहतर है। हाँ, अगर ये किसी कमेटी में जाए, अगर कंसल्टेशन हो इस पे और बेटर हम लोग को अगर आइडिया मिलता है तो वो सही मायने में सही रहेगा। जबकि सरकार की एक और सहयोगी जेडीयू ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया। अपने भाषण में ललन सिंह ने विपक्ष के तमाम दावों को खारिज कर दिया। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायूर, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जबकि विपक्ष का कहना था कि ये बिल मजहब में दखल देने वाला है। ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? बिल का विरोध करने जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर के अधिकारों में कटौती का जिक्र कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि तब कड़े तेवर के साथ अमित शाह ने उन्हें जवाब दिया। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद कमेटी को भेज दिया गया है। अब इसके प्रावधानों पर विचार होगा, जिसके बाद फिर आगे की तस्वीर साफ होगी। इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए।
तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में जो जोरदार बहस हुई उसको इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा और जाना। लेकिन इस एक्ट में जो बदलाव की चर्चा हो रही है वो क्या है वो आपको हम बताएं। देखिए, वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन जरूरी हो जाएगा, इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है। इस एक्ट के लागू होने के बाद संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और आमदनी की देखरेख का जिम्मा डीएम का होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति डीएम के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। इसको लेकर और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, जिसका जिक्र है। और साथ ही वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा इस एक्ट के लागू होने के बाद, जो कि अभी इसको लेकर हंगामा चल रहा है। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू जिन पर बोर्ड या किसी और ने दावे किए हों, ये भी इस बिल में बात है, कहा जा रहा है, जिसको लेकर हंगामा लगातार। वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को आज जेपीसी को भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो इनके समय में ही ये बिल बना था। मैडम, देर से प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में संशोधन बिल, लेकिन आज उसे जेपीसी में भेज दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये बिल उन तमाम मुसलमानों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जो वाकई वक्फ बोर्ड से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को प्रस्तुत किया गया आज, और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा तो विपक्ष तो स्तब्ध था, क्योंकि सभी सवालों के जवाब आज सरकार ने दे दिए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। सबका साथ सबका विकास तो ठीक, लेकिन सबकी आवाज़ भी हो, इसलिए उन्होंने आज उनकी सरकार ने जेपीसी को ये प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर अपनी कुछ भ्रांतियाँ फैलाने के लिए अपना विरोध प्रदर्शित किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि सरासर गलत है। 2-3 उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। विपक्ष कहता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब आप हिंदू हों या मुसलमान, आपकी जायदाद आपकी है या नहीं, इसकी पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। और आज राज्यसभा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। ऐसे नाराज हुए कि सदन छोड़कर चले गए। हुआ यूं कि विपक्ष की तरफ से लगातार विनेश फोगाट के मसले पर चर्चा की मांग की जा रही थी। जगदीप धनखड़ ने मना कर दिया तो विपक्ष के तमाम सांसद बवाल काटने लगे, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे धनखड़ आहत हो गए। जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से नमस्कार। राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इतने आहत हुए कि सदन की कार्यवाही छोड़कर दुखी मन से चले गए। पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। मैं दुखी मन से नमस्कार। हुआ ये कि 11:14 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विनेश फोगाट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर खड़े हुए। Yesterday only we raised this issue, sir, and it is a very important issue, sir, not only concerned to a particular sir, individual. What you are making? No, this Fogat. You want to discuss it? Yes. Discuss. And who is behind this? And how only 100 sir, grams. Nothing else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Use, avail the rules. Sorry. सभापति ने उन्हें कह दिया कि इस मुद्दे को लेकर सब आहत हैं, कृपया राजनीति से इसे दूर रखें। इसी दौरान डेरेक ओब्रायन भी इसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। इसके बाद धनखड़ का गुस्सा कुछ इस तरह से फूट पड़ा। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the House. You are shouting at the chair. I condemn your action.
Next time I'll show you the door. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain. सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। You are shouting at the chair. इस दौरान सदन के नेता और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने विपक्षी सांसदों के व्यवहार की निंदा कर दी। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। इसके कुछ देर बाद यानी 11:28 पर जगदीप धनखड़ पहले भावुक हुए, फिर नाराजगी जताते हुए सभापति की कुर्सी से उठकर चले गए। विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया कि कल उन्हें 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, जिससे आहत होकर उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया गया, जिसके बाद से देश में राजनीति गर्म है। विनेश फोगाट के मुद्दे पर हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और नारे लगाए। तो पटना में कांग्रेस नेता ने इस तरह के पोस्टर लगाकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। सौ ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने दुखी मन से रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। विनेश ने भावुक होकर लिखा, माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती। इस पोस्ट के बाद देश में विनेश से संन्यास का फैसला वापस लेने की मांग हो रही है। जो मेडल ना केवल एक बिटिया के लिए होना था लेकिन पूरे देश के लिए होना था, वो हमारे हाथ से छीना गया और दुख से उनको ये संन्यास भी लेना पड़ता था। हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बहुत संघर्ष किया उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, आगे भी संघर्ष करें, पूरा देश उनके साथ है। खेल है, सिर्फ तो खेल है और हमारी बेटी जो है बहुत मजबूत है और आने वाले समय में वो जरूर दोबारा से जीतेंगे। संन्यास का फैसला वापस लेना चाहिए उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। संन्यास का क्या मतलब है? संन्यास ले हमारे दुश्मन, तो वो जो है रेसलिंग करते रहे, वो हमारे देश का गौरव है और उन्हें जो है ये सोचना भी नहीं चाहिए। हरियाणा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो मांग कर दी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। न सिर्फ विनेश को गोल्ड मेडल के बराबर जो खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती है उसके लिए सरकार कंसिडर करे, ये हमारी आग्रह है सरकार से, मगर साथ में जो राज्यसभा की एक सीट जो रिक्त हुई है, जो मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, उसके लिए अगर देश में कोई एक उपयुक्त उम्मीदवार है तो ये तो हमारी बहन विनेश फोगाट है। ये हुड्डा साहब ने जो ये बात कही कि हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन अगर होती तो विनेश को हम उसके लिए आगे भेजते, मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में विनेश के मुद्दे पर हरियाणा में राजनीति तेज होती दिख रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फूटा है अय्यर बम। मणिशंकर अय्यर की बात हो रही है, जो गाहे बगाहे ऐसे बयान दे देते हैं कि अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अब बांग्लादेश को लेकर कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के निशाने पर वो तो आए ही, कांग्रेस भी आ गई। बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या? वैसे ही शक यहां भी आने लगे हैं। पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है, और अब उससे 2 कदम आगे जाते हुए कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत की आजादी पर सवाल उठा दिए हैं। बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या? वैसे ही शक यहां भी आने लगे हैं।
वहां तो उभर गए हैं, लेकिन यहां भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगी क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को हिट विकेट करने की कोशिश की है। बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल गांधी को लगता है कि भारत से कोई ममत्व ही नहीं रह गया है। वो चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, इसीलिए पहले उन्होंने एक पट्टा को छोड़ा, सलमान खुर्शीद को, अब मणिशंकर अय्यर को। ये सारे लोग इकट्ठे होकर के भारत में भड़काने का काम कर रहे हैं। 36 के अंक पर चल रहे हैं। नेता कुछ और बात बोलते हैं, उनके सीनियर नेता कुछ और बात बोलते हैं। भाई भारत जो है विश्व में सबसे सर्वोच्च डेमोक्रेसी का देश है। हमारा प्रजातंत्र बहुत उच्च स्तर का है। ऐसी बात बोल के अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता एक है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान को देश में अराजकता का माहौल बनाने वाला बयान करार दे रही है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पीएम निवास में घुसने वाला बयान दे दिया था। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे दे रही है, तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है उसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार गिर चुकी है और ऐसे माहौल में भारत के विपक्षी नेता बांग्लादेश से अपने देश की तुलना करने में जुटे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का श्रीनगर दौरा। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। रावत एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ाई। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की। शॉल पहनाकर किया सम्मानित। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के साथ आप के संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार का बड़ा दाव, नासिक से शुरू की जन सम्मान यात्रा। 31 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में यात्रा का कार्यक्रम। 10 या 11 अगस्त को वायनाड दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहत बचाव कार्यों का जायजा और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी का हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू के साथ कश्मीर में भी बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी। शहीद जवानों के परिजनों को सौंपा जाएगा तिरंगा। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम आज पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन का सामना कर रही है और फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है इंडियन टीम। तो भारत ने स्पेन के खिलाफ बढ़त बना ली है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए यह मुकाबला आज का। बात कर लेते हैं कैसे हिंदुस्तान का आधा हिस्सा अभी बाढ़ और बारिश से परेशान है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरीके से ये अगस्त का जलाक्रोश देखने को मिल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुदरत के क्रोध की कहानी बता रही है ये तस्वीरें। मैदान से लेकर पहाड़ तक मचा है त्राहिमाम। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल से लेकर बिहार तक हर तरफ हो रहा है जल तांडव। सबसे पहले उत्तराखंड आपको लेकर चलते हैं। देवभूमि इस समय मिशन जिंदगी की जंग लड़ रहा है। चमोली के गौड़ा गांव से भूस्खलन का नया वीडियो सामने आया। ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ के करीब आया। देखिए कैसे पहाड़ की चोटी से मलबा गिर रहा है। अब इसी इलाके से आई दूसरी तस्वीर देखिए। बद्रीनाथ धाम के चरण पादुका में
कुछ साधु रास्ता भटक गए थे। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बेहद मुश्किल हालात में साधुओं को बाहर निकाला। वेरी गुड। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस के जवान कैसे देवदूत बनकर उत्तराखंड में जिंदगी बचा रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। उत्तरकाशी के नेताला सिरोर के पास भागीरथी नदी उफान पर थी। तेज धाराओं के बीच एक टापू पर 3 गोवंशों के फंसे होने की सूचना मिली। रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवंशों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड के जैसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी हैं। सामेज इलाके में 31 जुलाई की रात बादल फटने से तबाही मची थी। हफ्ते भर से ज्यादा वक्त बीत चुका, लेकिन आज भी तबाही की दर्दनाक तस्वीरें डरा रही हैं। रास्ते अभी भी टूटे हैं, सड़कों पर पत्थर पड़े हैं। सरकार से हमारी यही है कि हमारा रोड ठीक हो जाए जल्द से जल्द। बस रोड की प्रॉब्लम है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। हमारी ये सब्जी की बिजनेस, सब्जी बहुत है खेत में, तो कहाँ डाली गया हम। यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के कई सारी नदियां ऐसी हैं जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वो खतरे के निशान की ओर है। और साथ ही गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। खबर ये आ रही है कि बनारस और पटना के गंगा किनारे जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। यह है बिहार की राजधानी पटना, जहां नेपाल और बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के किनारे बनी झोपड़ियां डूब गई हैं, घरों में पानी घुस चुका है, खेत खलिहान सब डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो रही। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पटना में हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मरीन ड्राइव से हम आपको जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, निचले इलाकों में यहाँ पानी भर गया है। गंगा नदी किनारे बनी झोपड़ियाँ यहाँ डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है, कमर से ऊपर तक पानी है। कुछ लोग कमर भर पानी में आ जा रहे हैं, कुछ लोग नाव पर आ रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डाल के यह कर रहे हैं। कभी भी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या चीज की खेती है? सब्जी का। सब्जी का? हाँ। सब फसल बर्बाद हो गया? इधर सब डूब गया है। उधर से बस के इधर आया, यहाँ पे झोपड़ी बना रहा है, माल जाल है, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी वहाँ से और सामान लाना सब है, सब डूब गया। कुछ खाना मिला कि नहीं? कुछ खाना नहीं मिला। दियर में रहबे करते हैं तो खाना कभी मिलेगा। शशांक इसके बाद पटना के गांधी घाट पहुंचे। यहाँ कई घाटों पर सीढ़ियां डूबी मिली। लगातार जलस्तर बढ़ रहा। ऐसा पहली बार है जब गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। बिहार में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर तेजी से गंगा नदी का बढ़ रहा है। गांधी घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस साल पहली बार गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई घाटों पर सीढ़ियां डूब गई हैं, किनारे पर बने रैंप तक जो है वो पानी चढ़ गया है। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए पटना डीएम के आदेश पर संबंधित विभागों ने समुचित तैयारियां की हैं, लेकिन जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है उससे नदी किनारे जो लोग रहते हैं वो लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। ऐसे हालात सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में ही नहीं है, बल्कि गोपालगंज में तो अस्पताल ही तालाब में तब्दील हो गया। ये गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल है। सैकड़ों की संख्या में मरीज रोजाना यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पूरा अस्पताल तो लबालब है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी हर तरफ पानी है। सोचिए इस अस्पताल में कोई क्या ही ठीक हो पाएगा। इमरजेंसी हॉस्पिटल का ये परिस्थिति है कि मैंने ठेहुन भर पानी है इसमें। अब ठेहुन भर पानी में कैसे इमरजेंसी मरीज का इलाज होगा? हम लोगों के सांसद साहब भी डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल का जब ये व्यवस्था है, हम लोगों के गरीब आदमी का सबसे जरूरी चीज़ यही है हॉस्पिटल। इसकी स्थिति यह है कि एक हल्का बारिश हुआ तो देखिए। जिला का अस्पताल है, सदर अस्पताल है, तो ऐसा हाल है तो और नॉर्मल अस्पतालों में क्या हाल होगा? और इसके अंदर पूरा कचरा और गंदगी फैला हुआ है। मरीज ऐसे ही गंदगी से परेशान है। ऑलरेडी बहुत पहले से लापरवाही और पानी भर गया, गंदगी का, गटर का पानी। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी है। संगम नगरी इस वक्त मुश्किलों से घिरी है। गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। प्रयागराज के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी है। मंदिर हो,
पुलिस थाना हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं। जगह जगह सड़कों और रास्तों पर पानी भर गया है। कई जगह तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि कई फीट तक पानी भर गया है और उन रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस का जो हॉकर है, सिलेंडर लेकर आता है, वो सामने आ रहा है। उसकी पूरी साइकिल और आधे से ज्यादा सिलेंडर वो डूबा हुआ है। सर, हर साल दिक्कतें तो होती है बरसात। कैसे लेकर आए साइकिल? अब कैसे लेके आ रहे हैं साहब, देख ही रहे हैं, ठेलते ठेलते फेफड़ा बाहर निकल रहा है। इतनी दिक्कत हो गई? हाँ, इतनी दिक्कत, पूरा प्रीति नर्सिंग होम से ठेल के लेके आ रहा हूँ। वाराणसी में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। मानसून की मार के सामने इंसानी जिंदगी लाचार नजर आ रही। दुआ कीजिए जल्द कुदरत के इस कहर से मुक्ति मिले और लोगों की परेशानी कुछ कम हो।